हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर वन है उसके अतिरिक्त उत्तरी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि दिवाली का सीजन चल रहा है ना, तो इधर बीच बच्चे क्लास बहुत कम ले रहे थे। इस वजह से हम लोग इधर कोर्स बंद करके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। आपका ट्यूसडे से जो है सिलेबस शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे से आपका सामाजिक अध्ययन और शांति शिक्षा का सतत विकास, ये दोनों क्लास आपकी चलेंगी। टाइमिंग 10 बजे आपका सामाजिक अध्ययन चलेगा, 1 बजे आपका शांति सतत का शिक्षा और विकास जो है आपका वो चलेगा। ठीक, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 99 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम 100 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 100। ठीक, तो 100 में आपसे पूछ रहा है कि पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि जो पठन की प्रक्रिया है उसमें आरोह और अवरोह का क्या महत्व है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्द ध्वनियों व उनके सहायता का ज्ञान करवाना, जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सके। आरोह अवरोह एक ऐसा अभ्यास करवाना है जिससे वह यथा अवसर भावों को अनुकूल स्वर में पढ़ पाए। पठन को माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाना चाहिए। पढ़कर पठित वस्तु का भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाने में सक्षम हो। समझिएगा, जो पठन की प्रक्रिया में अवरोह और आरोह का महत्व क्या है। तो मेन महत्व आपका यही है कि आप जो कुछ भी पढ़िए, ठीक, या जो भी वाक्य आप किसी से कहिए, उन शब्दों में क्या हो, आरोह अवरोह हो, यानी उतार चढ़ाव हो। ये नहीं कि आप एक ही लय में बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ समझ ही ना आ रहा हो। यानी जहां पे जरूरत हो वहां पे आप शब्दों में थोड़ा धीमा लाइए, फिर शब्दों में तेजी लाइए। नहीं, आरोह अवरोह की प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसके भाव को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अग्नि के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक, अग्नि के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग, अनल, पावक और ज्वाला, ये आपके अग्नि के क्या है, चार पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, घटाने से क्या आशय है। तो घटाने से क्या आशय, तो बहुत सिंपल सा है। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध आपके क्या होता है, जो जोड़ने की प्रक्रिया होती है उसके विरुद्ध जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, घटाना कहा जाता है। ठीक, जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, घटाना कहा जाता है। ठीक, यानी कि जब कोई संख्या ज्यादा है उसमें संख्याएं कम कर दी जाती है तो यही आपकी क्या होती है, घटाना होती है। और ये वाला जो सिंबल होता है ये आपके घटाने का सिंबल होता है। अगला प्रश्न है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो संबोध निर्माण के चरण से यही है कि बोध कराना, ठीक, ज्ञान कराना, ठीक, जागना, बतलाना, समझाना, बुझाना। ठीक, दूसरा है आपका आवाहन करना या पुकारना। और अगला है किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द। यही आपके संबोध निर्माण के चरण हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 700 पुस्तकें आती हैं और एक 71 नहीं 7,19,925 पुस्तक हैं। इनकी इनको रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। यानी एक अलमारी में जब 725 पुस्तक आती है, आपसे पूछा जा रहा है कि कुल इतनी पुस्तकें कितनी अलमारी में आएंगी। तो आप क्या करिए, 71,9,925 में आप 725 से जब भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी पुस्तकें कितनी अलमारी में आएंगी। ठीक, भाग देने के बाद इतना आएगा, आप लोग भाग दे के आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। चलिए, अगला प्रश्न है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिएगा, जिस वाक्य में केवल एक
कर्ता एक क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे रतन पुस्तक लिखता है। ठीक, रतन क्या है आपका, कर्ता है, लिखना क्या है आपका जो है क्रिया है। तो एक कर्ता एक क्रिया, तो ये आपका क्या है, सरल वाक्य है। जैसे मोहन चाय बना रहा है, मोहन आपका कर्ता है, बना रहा है आपका क्रिया है, तो ये आपका क्या है, सरल वाक्य है। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करिए। तो वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक क्या हो, उपवाक्य हो, और वो उपवाक्य किसी संयोजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों। ठीक, संयोजक शब्द आपके कौन से हो सकते हैं, जैसे, और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, बात आई समझ में। ये आपके क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मोहन को घर जाना चाहिए, एक आपका उपवाक्य ये हो गया, और वह नहीं गया एक उपवाक्य यह हो गया। इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो आपका संयोजक कर रहा है। ठीक, ये आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया गया है। सरल वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस, और संयुक्त आपका कंपाउंड सेंटेंस है ना। जो बच्चे क्लास करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण या फिर अक्षर किसे कहते हैं। ठीक, वर्ण या फिर अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, वर्ण वे हैं जिनको खंड खंडित ना किया जा सके। ठीक, यानी आपका अक्षर क्या होता है, जिसका नाश ना किया जा सके। ठीक है, तो वर्ण वे हैं जिनका हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, यही आपका क्या होता है, वर्ण कहलाता है। अखंड मूल ध्वनि ही वर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गणित में एक, दो, तीन आदि संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं को गिनने अथवा क्रम में रखने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक, आपका 16 और 20 में पूछा है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण या फिर इनके अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक, तो हिंदी भाषा के जो सीखने के प्रमुख अंग है वो क्या है आपका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, अर्थ आदि, ये सभी क्या है, हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो कहानी सुनना, एक कहानी सुनाना एक शक्तिशाली शिक्षण विधि है, क्योंकि शिक्षक के रूप में हम विद्यार्थियों से बातचीत कर सकते हैं, जिससे उनकी सोचने, समझने, याद करने, प्रतिबिंब करने, कल्पना करने और प्रतिक्रिया देने का प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, कहानी शिक्षण यही है। 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट वेट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। ठीक, तो सौभाग्य का विलोम क्या है, दुर्भाग्य। ठीक, अगला प्रश्न है, इकाई किसे कहते हैं। तो गिनती या संख्या में एक होने की अवस्था या भाव, अथवा एक व्यक्ति या वस्तु का भाव देने वाले शब्दों को हम अंकों की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। जैसे 5, 4, 3 है, तो ये आपका इकाई है, ये आपका दहाई है, ये आपका सैकड़ा है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। ठीक, तो अंक के स्थानीय मान किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। तो अंक के स्थानीय मान का अर्थ यह होता है कि वह अंक किस स्थान पर है। जैसे इकाई पर इकाई है, दहाई पर दहाई है, सैकड़े पे सैकड़ा है, हजार पे हजार है। ठीक, अंक सहित मान ही क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 6 आपका है कि 4 इकाई है तो आपका 6 है, दहाई है तो आप 4 0 40 है। ठीक, सैकड़ा है आपका तो 3 तो डबल जीरो लगा है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ। आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो आरोही क्रम का अर्थ बढ़ते हुए क्रम से है। ठीक, आरोही क्रम का अर्थ जो है वो क्या है? बढ़ते हुए क्रम से है। जैसे 3, 6, 7, 8, 10 यानी कि जो संख्याएं होती हैं उनका जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो आपका क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? ये 20 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? ठीक, तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराने से पहले खेलों और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को संख्या के विषय में सिखाना। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जब हम संख्या सिखाते हैं उससे पहले ही बच्चों को खेल खेल में क्रिया के माध्यम से बच्चों को संख्या के बारे में उनको सिखाना। जैसे 5-6 चॉकलेट रहेगा, उनको बताइए कि हाँ कितने चॉकलेट है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि संख्या को सिखाने से पहले खेल और क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को जो है विषय में, संख्या के विषय में सिखाना। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? ठीक, हंस पद और विराम चिन्ह से आपका क्या तात्पर्य है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है। ठीक है, हंस पद का जो विराम चिन्ह है ये है जब हम कोई आपका वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य में कोई शब्द अगर छूट जाता है तो इस आपके हंस पद का चिन्ह लगा के हम उसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। आकाश के आपका 3 पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, 2020 में पूछा हुआ है। तो आकाश का क्या है? गगन, नभ, आसमान, व्योम और अंबर। ये आपका क्या है? आकाश के समानार्थी शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है, लेखन किसे कहते हैं? आपसे पूछ रहा है लेखन किसे कहते हैं। ठीक, तो क्या है लेखन? जब हम मन के भावों और विचारों को क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं और इस प्रकार की अभिव्यक्ति को हम लिख के प्रकट करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। ठीक, पठन में जो आपका दक्षता अवरोध है इसके क्या कारण है ये आपसे पूछ रहा है। 2019 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिएगा, पठन कौशल में जो बाधक के रूप में कार्य करता है यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, पढ़ने की कला का अभाव। ठीक, पढ़ने की कला का अभाव, पठन रुचि का अभाव, चिंतन का अभाव, मन की एकाग्रता का अभाव और दृष्टि दोष का होना, ये सभी क्या है? पढ़ने में बाधक तत्व की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। ठीक, 18 और 19 में पूछा हुआ है आपके जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो 4 होता है, य, र, ल, व, ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उष्ण व्यंजन से क्या तात्पर्य है? ठीक, अगला प्रश्न है, उष्ण व्यंजन से क्या तात्पर्य है? 18 और 22 में पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। कि जिसमें क्या होता है, जो वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे क्या होती है? ध्वनियों को जो है छू के निकलती है। ठीक, और आपके क्या होता है? गर्म हवा बाहर निकलती है, उसी को हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक, तीनों श जो है वो आपका और आपका ह, ये आपका क्या है? उष्ण व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। यानी कहने का मतलब है शून्य से जब हम गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए 5 में हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। ठीक, 10 में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों के भेद बताइए। तो उच्चारण में जब हम जो है आपके
उच्चारण करते हैं तो जो टाइम लगता है उसके आधार पे अगर हम देखें तो हमारा दो प्रकार का होता है, घोष और अघोष। ठीक है, घोष आपके य अलावा और भी होते हैं, आपको क्लास में कराया गया है। उसके बाद अघोष है तीनों से। ठीक, चलिए आते हैं, अगला है समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को कहा जाता है समानार्थी शब्द। ठीक, उन शब्दों को क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका उपवन का अगर हम बात करें समानार्थी या पर्यायवाची, तो बगिया, वाटिका और बाग ये आपके क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है अर्ध विराम चिन्हों को परिभाषित कीजिए। आपका जो अर्ध विराम चिन्ह है उनको आपको परिभाषा देना है, 2019 में पूछा हुआ है। तो किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे सूर्यास्त हुआ, ये आपका क्या है, अर्ध विराम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। 2019 में पूछा है, तो कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में आप सभी को पता है कर्म की होती है, महत्वता होती है। तो रविंद्रनाथ के द्वारा, मतलब रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। ठीक, आपका जो मूर्धन्य है वर्ण, ये कौन से वर्ण है। तो इनके उच्चारण में जीभ तालु, कठोर तालु को छूती है। ठीक, आपको जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं इसमें जो जीभ होती है वो क्या करती है, तालु को और कठोर तालु को, यानी ऊपर का जो है भाग उसको छूती है। ठीक, और आपके ट वर्ग जो है वो आपके मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हस स्वरों से दोगुना समय लगता है उन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और आपका ऋ। ठीक, अगला प्रश्न है योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखिए। योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण लिखना है। तो जय पराजय ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक, लाभ हानि ये आपका योजक चिन्ह है और इसका दो उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, अगला प्रश्न है 636 में दोनों छह की स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। ठीक, दोनों छह का, एक छह का स्थानीय मान तो 6 होगा और दूसरे का जो स्थानीय मान है वो आपका क्या होगा, 600 होगा। और क्या पूछा है, अंतर पूछा है, यहाँ पे आपको गलत दिया हुआ है। तो अंतर पूछा है तो 600 में जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, तो 594 आपका ये दोनों का अंतर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 48 सेब चार बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चों को कितने सेब मिले। यानी कि आपके कुल 48 सेब है, 48 सेब है, इसको चार बच्चों में बांटना है। ठीक, तो हमको पता है क्या करेंगे, चार बच्चों में बांटना है तो 48 में हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी हर एक बच्चे को 12-12 सेब मिले। ठीक है, बहुत इजी है। मैथ्स के ऐसे ही प्रश्न इसमें बनेंगे क्योंकि प्रारंभिक मैथ है, यानी बच्चों को कैसे सिखाना है वो सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। ये आपका है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। देखिए अवरोही क्या होता है, घटते हुए क्रम में। ठीक, अवरोही क्रम में क्या है, आपको अवरोही क्रम में लिखना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा अवरोही क्रम में आपसे पूछा है तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं ना। अवरोही क्रम जो होता है इसको हम बोलते हैं घटते हुए क्रम में। अगर आपका आरोही होता है, अगर आरोही रहता तो आरोही जो होता है वो होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, बढ़ते हुए क्रम में आरोही होता है, अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते हुए क्रम में होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो गलत है।
है ना। यहाँ पे जो आंसर है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका बढ़ते हुए क्रम में है। यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? पहले 9 होगा, ठीक, उसके बाद क्या होगा आपका 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 7 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर 3 होगा, यानी घट रहा है ना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 यानी यहाँ पे घटते हुए क्रम में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है स्वर किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिएगा, वे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन वर्णों को लिखिए, यानी कि जो व्यंजन के वर्ण है उसको आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो क वर्ग है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म और आपका द्विगुण। ठीक है, क ख ग घ अंग ये क वर्ग का है, च छ ज झ ये च वर्ग का है, त थ ड ढ अ ये आपका ट वर्ग का है, त थ द ध न ये आपका त वर्ग है, प फ ब भ म ये आपका प वर्ग है, य र ल व ये आपका अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह है, और द्विगुण व्यंजन आपका द और ढ है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो इसको निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है या निषेध की सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? निषेधात्मक या फिर निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम खाना नहीं खाता है, ठीक, जहाँ पे निगेटिव चीजें हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक, तो देखिएगा, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, ठीक, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्व अध्याय तथा पठनाभ्यास, ये सभी आपके क्या है? ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए, यानी कि जो पठन शिक्षण की ध्वनि है उनका साम्य विधि लिखिए। तो क्या है? पठन शिक्षण की जो ध्वनि साम्य विधि वह होती है जिसमें ध्वनि में क्या होती है? साम्यता रहती है, जैसे क ख ग घ अंग आदि। ठीक, अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तथा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो देखिएगा, आपका 140 प्रश्न हम लोग यहाँ तक किए हैं। अब ज्यादा करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक एंड करते हैं। कल की क्लास में 141 से स्टार्ट कर देंगे, फिर कल की जो क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आराम से छोटी छोटी क्लास है ताकि 40-40 क्वेश्चन अगर आप करिए तो आराम से चीजें कवर हो जाए, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर आप लोग ऐसे ही रिवीजन करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।